दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। मैं जगन्नाथ गौतम। दोस्तों, आज जो देश के हालात सबके सामने आ खड़े हुए हैं, उसको हमें गहराई से चिंतन मनन करना होगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, जिसमें जाति मुक्त भारत, धर्म मुक्त भारत को माना गया, यानी कि भारतीय समाज से सिस्टम में मनुवाद, जातिवाद को ख़त्म कर दिया गया था। और दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को लागू हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भारतीय समाज में जातिवाद और धर्मवाद खत्म नहीं हुआ। और जब तक हमारे सिस्टम में जातिवाद, धर्मवाद, मनुवाद, या अंत में हम ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणवाद, और हम ब्राह्मणवाद कहने से बचते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि ब्राह्मण में एक जाति आ जाती है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हर ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। और चाहे मीडिया हो, चाहे समाज हो, चाहे पार्टियां हों, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें ब्राह्मणों ने जातिवाद के खिलाफ अभियान चलाया है, धर्मवाद के खिलाफ अभियान चलाया है, और मनुवाद को मानने से इनकार कर दिया है। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि असल में जो भारतीय समाज की जड़ में सबसे बड़ी बीमारी है वो ब्राह्मणवाद है। लेकिन चूंकि इसमें जाति आ जाती है, इसलिए कई पार्टियां मनुवाद का सहारा लेती हैं, मनुवाद शब्द का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर बनी बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के अगुवा रहे मान्यवर काशीराम ने ब्राह्मणवाद पर हमला बोला था। कई स्लोगन भी उन्होंने दिए थे, लेकिन बाद में बहन मायावती ने जाति ब्राह्मणों के खिलाफ जो एक उबाल था बहुजन समाज पार्टी में या वाम सेप में, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए और सबको साथ लेकर चलने के लिए उन्होंने खुलेआम ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया। और उसका फ़ायदा भी मिला, बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों का साथ भी मिला, और बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सत्ता में भी आई। और बहन मायावती अपने दम पर भारत के इतिहास में कोई महिला, और वो भी दलित समाज की सीएम बनी, मुखिया बनी। ये अपने आप में एक तरीके से क्रांति थी। लेकिन दोस्तों, वो फौरी तौर पर तो ये बात ठीक है, जातीय समीकरणों को बिठाने के लिए बहन मायावती ने ऐसा किया। लेकिन दोस्तों, हमने देखा कि 75 साल में जब तक भारतीय समाज में, भारतीय सिस्टम में, भारत की सरकारों में जो सिस्टम है उसमें मनुवाद अंदर तक घुस गया है। और दोस्तों, कमाल तो ये है कि पिछले 10-12 सालों में जिस तरीके से मनुवाद को आरएसएस ने सरकार के हर कोने कोने में पहुंचा दिया है, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो। आप देखिए कि जितने भी भारत के विश्वविद्यालय हैं उसमें
मनुवाद साफ दिखाई देता है। वहाँ पर एक ही जाति के या सवर्ण समाज के ही लोग जमे हुए हैं। तो जब तक इस तरीके से भेदभावपूर्ण नीति किसी भी सरकार या किसी भी राजनीतिक पार्टी के दिलो दिमाग में रहेगी, भारत में आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकते। यानी यदि भारत को विकसित भारत बनना है तो सबसे पहले जाति विमुक्त भारत का निर्माण करना होगा, धर्म विमुक्त भारत का निर्माण करना होगा। लेकिन आप सोचें कि भाजपा ऐसा करेगी तो सपने में भी नहीं करेगी। लगभग संविधान को लागू हुए 1950 में लागू हुआ था, अब तब से आप देख लें कितने साल हो गए हैं, लेकिन संविधान को ज्यों का त्यों लागू नहीं किया गया, जाति विमुक्त भारत नहीं बनाया गया और मनुवाद सिस्टम पर हावी हो गया। और इस सरकार में तो सबसे ज़्यादा हुआ है। और मनुवाद कितने गहरे से हमारे समाज में, भारतीय समाज में और हमारे सिस्टम में गहरे से समा गया है, उसकी पकड़ है, उसका भी मैं उदाहरण आपको दूंगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि देश में समय समय पर अलग अलग जातियों के या वर्गों के आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे। चाहे महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हो और गुर्जर आंदोलन हो, जाट आंदोलन हो, हर तरीके से, चाहे पटेलों ने आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन किया हो। लेकिन दोस्तों, उसका मनुवाद के चलते जो मनुवाद सिस्टम में घुस गया है, उन आंदोलनों का हर्ष क्या हुआ और मनुवाद कितनी गहराई से हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है, उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि 5% आरक्षण के लिए, या जो भी गुर्जर समाज ने, जो पिछड़े समाज में गिने जाते हैं, आरक्षण के लिए आंदोलन चला। उत्तर भारत में रेल रोकी गई और रास्ते रोके गए, सड़कें रोकी गईं, सड़कें जाम की गईं, महीनों ये आंदोलन चले। लेकिन दोस्तों, 5% जो आरक्षण के लिए गुर्जरों ने आंदोलन किया था, उसमें 72 गुर्जर शहीद हो गए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन गुर्जरों को 5% आरक्षण नहीं मिला। दोस्तों, इसी प्रकार जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार जाटों ने भी आरक्षण के लिए आंदोलन चलाया था। उन्होंने भी 4% के आसपास जाटों के लिए आरक्षण मांगा था, लेकिन उन्हें आरक्षण तो नहीं मिला। तोड़फोड़ भी हुई, बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ और 70 जाट शहीद हो गए पुलिस की गोलियों से। लेकिन जाटों को भी आरक्षण नहीं मिला। दोस्तों, इसी तर्ज पर गुजरात में या अन्य जगहों पर पटेलों ने भी अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए आरक्षण के आंदोलन किया और उन्होंने 6% आरक्षण मांगा। लेकिन महीनों चले उस खूनी संघर्ष में 15 युवा पटेल शहीद हो गए, लेकिन उनको भी आरक्षण नहीं मिला। दोस्तों, मंडल कमीशन लागू होने में 32 साल लगे और वो भी ढाक के 3 पात। जो जितनी पिछड़ों की आबादी है, उस औसत में उनको भी आरक्षण नहीं मिला और कागजों में बेशक उनको 27% आरक्षण मिल गया हो, लेकिन सिस्टम में उनको 27% आरक्षण नहीं मिला। इन जातियों के
विद्वान आप जानते हैं, उनका यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भारत सरकार के ऊंचे पदों पर न्यायपालिका में पिछड़ों की, आदिवासियों की, इवन दलितों की भी संख्या है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। जो उनके लिए आरक्षित पद हैं आज तक उनको नहीं मिले। न्यायपालिका में तो उनका घोर अभाव है, जिसके चलते उनको कई बार न्याय नहीं मिलता है। और ये एक अटल सत्य है कि जब तक जाति विहीन हम सिस्टम नहीं बनाएंगे, मनुवाद और जातिवाद को सिस्टम से नहीं हटाएंगे, इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यानी सबको समान अवसर नहीं मिलेंगे, आरक्षण का लाभ सबको समान स्तर पर नहीं मिलेगा और ना ही समाज में उनको पूर्ण सम्मान मिलेगा। दोस्तों, पिछले दिनों खबर आई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस स्थल पर गए कार्यक्रम किया, उसको भी गंगा जल से धोकर पवित्र किया क्योंकि क्योंकि उस स्थल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से संबंध रखते हैं वो गए थे। तो दोस्तों, जो मनुवाद सिस्टम में घुस गया है, जब तक वो दिमाग से नहीं निकाला जाएगा, जब तक भारत में यानी विकसित भारत तैयार नहीं हो सकता। भारत बटा रहेगा और उससे जो आखिरी उम्मीद है वो जैन जी से उम्मीद है। जो जैन जी का आंदोलन दिल्ली में हुआ और जो नई पीढ़ी ने किया, उसमें हमें कहीं मनुवाद नज़र नहीं आया। इसीलिए आखिरी उम्मीद ये जैन जी है, युवा पीढ़ी है, जहाँ मनुवाद के लिए, ब्राह्मणवाद के लिए, जातिवाद के लिए, धर्मवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए आज भारत के करोड़ों लोगों की आशा जैन जी से है, इस नए पीढ़ी से है और उम्मीद है कि नई पीढ़ी ही भारत के संविधान को अक्षर से लागू करेगी। तो दोस्तों, यदि आप भारत को विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं, समान भारत देखना चाहते हैं, सबके लिए समान अवसर हों और जाति आधार पर और धर्म के आधार पर नियुक्तियां ना हों, सिस्टम ना चले, तो उसके लिए आपको जैन जी का साथ देना होगा। और जैन जी ही विकसित भारत की आखिरी उम्मीद है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।